हेलो बच्चों, देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर क्लास 12 में बायोलॉजी विषय के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मानव जनन, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इस पे मैंने 4-5 वीडियो भी बना दिया है। मानव जनन में हमें नर जनन तंत्र के बारे में तथा उससे संबंधित जो अंग हैं, उन अंगों में क्या क्या प्रक्रिया होती है, या मादा जनन तंत्र के बारे में, इससे संबंधित जो अंग हैं उन अंगों में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, यह हमें अध्ययन करना है। इस क्रम में हमने देखा था कि नर जनन तंत्र क्या होता है। नर जनन तंत्र का संरचना हमने देखा था विधिवत। उन संरचना में जो अंग हमें दिखाई दिए थे ये भी हमने पढ़ लिया था। आपने ये भी पढ़ा था नर जनन तंत्र के अंतर्गत वृषण आता है, एक ऐसा आर्गन जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हमने पढ़ा था, जिसका नाम था शुक्राणु जनन। फिर शुक्राणु जब बन गए थे, उसके बाद शुक्राणु दिखते कैसे हैं, उनके विभिन्न भागों को हमने स्टडी किया था, ठीक है, और इनका क्या कार्य है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जो बच्चे अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वह बाकी के लेक्चर को देख लें, तब जाके आज के लेक्चर को देखेंगे, ताकि वह विधिवत और अच्छे से मेरे इस वीडियो को समझ पाएँ। मेरे द्वारा जो डिलीवर किया जा रहा है, मैं जो चीज़ें जो बता रहा हूँ, उसको आप अपने माइंड में फीड कर पाएँ। आज जो हमें पढ़ना है वह मादा जनन तंत्र पढ़ना है, कि मादा जनन तंत्र क्या होता है, और अगर इसकी हम संरचना को बनाएं, डायग्राम को बनाएं, तो कैसा दिखाई देता है, और इसके अंदर कौन कौन से आर्गन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अंग मिलके तंत्र बनाते हैं, ये जानकारी हम लेने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। अगर बच्चों हम मादा जनन तंत्र की बात करें तो देखा जाए, अगर जटिलता में, कम्प्लेक्सिटी में देखा जाए, बनावट में देखा जाए, तो नर जनन तंत्र से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम क्रिया की बात करें, प्रक्रिया की बात करें, तो नर जनन तंत्र के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन अंगों में, उससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में। तो पहले तो उन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स का हम नाम जानेंगे कि फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह किन किन आर्गन से मिलके बना है। तो बिल्कुल जैसे जन्म हमने नर में पढ़ा था, प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग, उसी तरह से फीमेल में भी क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग, और सेकेंडरी सेक्स आर्गन मतलब द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, आइए हम बनाते हैं डायग्राम। पहले लिख लेते हैं इन अंगों के बारे में। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 भागों में, तो मुझे 2 तरह के नाम मिलते हैं। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स आर्गन। ओके, दूसरे नंबर पर आता है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी सेक्स आर्गन्स। ओके, हम मादा जनतंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स आर्गन, एक को बोलेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्स आर्गन। प्राथमिक लैंगिक अंग में बच्चों ओवरी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, ओवरी आता है। ओवरीज में लिख रहा हूं क्योंकि एक जोड़ी होता है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये होता है 1 पेयर इन नंबर, 1 पेयर इन नंबर। ओके, ओवरी की संख्या कितनी होती है फीमेल में? 1 जोड़ी होती है।
अगर मैं द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करूं बच्चों, तो द्वितीयक लैंगिक अंग में कई भाग आते हैं। बेसिकली हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले भाग को मैं लिखता हूं यहाँ पे, जिसको हम लोग कह सकते हैं सहायक नलिकाएं। क्या कहेंगे? सहायक नलिकाएं। अंग्रेजी में इनको एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स। ओके। और दूसरे वाले पार्ट को हम कहेंगे सहायक ग्रंथियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? सहायक ग्रंथियां। इसको हम लोग यहां भी बोलेंगे हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसमें एक ब्रांचिंग और है जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य जननेंद्रिय या जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियां, या अंग्रेजी में बोले तो बाह्य का अंग्रेजी हो जाएगा एक्सटर्नल, और जननेंद्रिया का हो जाएगा जेनेटिलिया। जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हमें इसमें मुख्य 2 भाग दिखाई देते हैं। पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में एक जोड़ी वृषण आता है, एक जोड़ी अंडाशय आता है। और आपको पता है अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। जैसे फीमेल में बने थे वृषण के अंदर शुक्राणु, वैसे फीमेल में अंडाशय होता है एक जोड़ी, और इसके अंदर क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अंडाशय होता है, ठीक है, वो बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन भी निकालता है फीमेल में। जैसे आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन का नाम सुना होगा। ये फीमेल हार्मोन्स हैं जो अंडाशय से रिलीज होते हैं। तो इसका 2 काम हुआ, एक हार्मोन भी बनाता है, रिलीज करता है, और दूसरा काम एग बनाता है, ओवम बनाता है, या कह सकते हो अंडाणु बनाता है। अब आते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग में। द्वितीयक में बच्चों सहायक नलिकाएं आती हैं। सहायक नलिकाओं का मतलब ये होता है ये जो यहाँ पे एग बना हुआ है, ठीक है, वो आगे मूव करके जाएगा कैसे? तो डक्ट्स के द्वारा। तो इनमें कौन कौन सी डक्ट्स आती हैं? इन डक्ट्स का मैं नाम आपको दे दूं। सबसे पहले तो आता ओविडक्ट या अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, या इसी को कहते हैं हम लोग डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी। बच्चों अगर अंग्रेजी की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे ओविडक्ट्स। ये भी एक जोड़ी होती है। ठीक है। दूसरी बात, ओविडक्ट के बाद से यहाँ पे आता है यूटरस। क्या आता है? यूटरस, या कह सकते हो गर्भाशय। ये भी आपका एक्सेसरी डक्ट में आता है। इंग्लिश है इसका यूटरस। और तीसरा जो एक्सेसरी डक्ट है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं योनि, या इन इंग्लिश वेजाइना। ओके। तो सहायक नलिकाओं में 3 आती है, अंडवाहिनी, या इसी को हम डिम्ब वाहिनी कहते हैं, फिर गर्भाशय, और इसको हम कहते हैं योनि। ये होंगी एक्सेसरी डक्ट्स में। फिर ग्रंथियों की बात करते हैं भाई। फीमेल्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिससे कुछ पदार्थ सिक्रीट होते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड का नाम सुने होंगे। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ मेमोरी ग्लैंड से क्या होते हैं? मिल्क सिक्रीट होता है हार्मोन के प्रभाव में। ठीक है। इसके अलावा एक ग्लैंड होती है बर्थोलिन ग्लैंड। आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आप देखिएगा मेल में क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड था। एकदम वही काम फीमेल में दूसरा ग्लैंड करता है जिसका क्या नाम है? बर्थोलिन ग्लैंड। तो मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो ग्रंथियों में 2 आती हैं। एक होता है बर्थोलिन ग्रंथि, ठीक है, और दूसरी आती है स्तन ग्रंथि या मेमोरी ग्लैंड। स्तन ग्रंथि, या इसी को हम लोग कहते हैं मेमोरी ग्लैंड। ओके। यानी हम देखें तो सहायक ग्रंथियों में 2 आते हैं नाम। अब बाह्य जननेंद्रिय में क्या होगा? मेल में क्या था? पेनिस था। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था कि जो टेस्टिस था या वृषण था वो एक चैम्बर में बंद था, गुहा में बंद था, जिसको कहते हैं हम लोग वृषण आवरण। ठीक
ठीक है, या स्क्रोटम कहते, वृषण कोष बोले थे। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में बाह्य जननेंद्रिय में क्या आते हैं, ठीक है। तो अगर वेजाइना का हम स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ बाह्य जननेंद्रिय में तो यहाँ आता है लेविया माइनोरा, ठीक है, फिर आता है लेविया मेजोरा, उसके बाद से आता है हाइमेन। ये सब जो नाम मैंने बताया है वह बाह्य जननेंद्रिय हैं, यानी फीमेल के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जनन अंगों के, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, ब्रांचेज बनाए हैं ताकि बच्चों जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फीमेल यानी मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, तो पहले तो बच्चों घबरा जाते हैं बच्चे कि डायग्राम बना दिए तो लिखे क्या। तो लिखने के लिए पहले आपको पार्ट तो पता होना चाहिए ना कि किन किन बिंदुओं पर हमें लिखना है। तो ये बिंदु, अगर इतने बिंदु आप बनाते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड मैटर हो जाएंगे बच्चों। अगर 2-2 4-4 लाइन सबके बारे में लिखते हैं तो आप सोच सकते हो आपके पास कितने हेडिंग्स हैं। एक बार पुनः मैं बता दूं, मादा जनन तंत्र को अगर हम भागों में बांटें तो प्राथमिक लैंगिक अंग जिसमें अंडाशय आता है, ये एक जोड़ी होता है। द्वितीयक लैंगिक अंग में कौन आते हैं, 3 पार्ट्स मैंने कर दिया है। सहायक नलिकाएं जिनमें आती है अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, फिर गर्भाशय और उसके बाद से योनि। ये जब नलिकाएं हैं जो केवल हेल्प करेंगी, बताएंगे कैसे। सहायक ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स, मतलब बच्चों कहीं भी ग्रंथि नाम आ जाए ना तो समझिएगा वह अंग जो कुछ पदार्थ स्रावित करता हो और उस पदार्थ का हमारे बॉडी में क्या हो, कार्य हो। ऐसा नहीं कि वो पदार्थ स्रावित करता हो कोई कार्य न हो। जैसे मुंह में लार सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवा निकालता है तो पाचन क्रिया में काम है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, सिस्टम में कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसे बर्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है। मेमरी ग्लैंड का नाम आप जान ही रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूस करता है यानी सिक्रीट करता है, और मिल्क का यूज कहाँ है, बच्चे के लिए यूज होता है उसका। बाह्य जननेंद्रिय में ये एक जनन तंत्र के एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा और हाइमेन। मुख्य मैंने 3 नाम लिखा हुआ है। ये तो हो गए नाम, लेकिन जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आप यह जान नहीं पाएंगे कि पार्ट्स हैं कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। तो आइए एक हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन के। ओके, यह डायग्राम मैंने बना दिया इसे थोड़ा सा, ठीक। ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्री। यहाँ भी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं बच्चों। और इस फिम्ब्री से कौन अटैच होता है, ओवरी। इस फिम्ब्री से कौन अटैच होता है, ओवरी, अंडाशय। इस फिम्ब्री से अंडाशय अटैच होता है, याद रखिएगा। अब अंडाशय चूंकि ऐसे लटका तो रहेगा नहीं, तो ये यूट्रस है, यहाँ से कनेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लिगामेंट। क्या होता है, लिगामेंट। जो अंडाशय होता है वह यूट्रस से चिपका रहता है, लगा रहता है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं, जिसे कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। ये रहा पार्ट्स। अब इसके बारे में हम इन अंगों के नाम लिख देते हैं। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो ये बच्चों ओवरी है, ओवरी, एक ओवरी इधर एक ओवरी इधर, इसे मैंने लिखा था 1 पेयर इन नंबर, तो जोड़े में हो गए, एक जोड़ा हो गए। फिर ओवरी में जो एग बनेगा, जो ओवम बनेगा, वह निकल के आगे बढ़ेगा, तो इसको पकड़ने के लिए, इसको कैच करने के लिए यहाँ होता है फिम्ब्री। क्या होती है, फिम्ब्री, ठीक है, जिसको झालर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे पंजा है ना हाथ का, तो इसके बाद ये सारे अंगुलियां जब आ रही हैं तो यहाँ पे एक ज्वाइंट हो रहा है ना, चौड़ा सा भाग हो रहा है, तो यहाँ भी एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। घबराइएगा नहीं बच्चों, मैं दोनों मीडियम के बच्चों के लिए लिखूंगा। यहाँ पे इनफंडिबुलम को हम लोग कहते हैं कीपक। क्या कहते हैं,
आप किताब देखेंगे, बुक देखेंगे तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वहाँ पाएंगे कीपक। दोनों चीज़ें ज़रूरी है जानना बच्चों, क्योंकि कभी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो MCQ क्वेश्चंस आते हैं या पेपर आते हैं, तो उनमें दोनों मीडियम में पेपर होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बायोलॉजी के कुछ वर्ड हिंदी के बहुत टफ हैं, तो ज़्यादातर बेटर होता है कि बच्चे इंग्लिश में उसको समझते हैं। तो दोनों लैंग्वेज रहेगा तो आप मैच कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो एक यहाँ बना है, फिमरी ने पकड़ा, फिमरी ने भेजा इनफंडिबुलम ने, इनफंडिबुलम से एक बढ़ के यहाँ आ गया। इसको कहते हैं हम लोग बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं? ओविडक्ट या अंडवाहिनी, या इसी का दूसरा नाम है फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोपियन ट्यूब, या इसी को हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्यों अंडवाहिनी बोले हैं? क्योंकि यहाँ से एक को लेके ये आगे बढ़ेगी, अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी ऐसे आते 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 इधर से भी सेम प्रोसेस होगा, आके ये यूट्रस में खुलेगी। कहाँ खुलेगी? यूट्रस में खुलती है। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ तो यूट्रस में यह यूट्रस की दीवार है, ठीक है। यह किसकी दीवार है? यूट्रस की दीवार है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूट्रस। सीधे सीधे बोलेंगे क्या? यूटेरस। यूट्रस को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? गर्भाशय। मैं पहले हिंदी लिख देता हूँ, गर्भाशय। गर्भाशय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यूटेरस। क्या कहेंगे? यूट्रस। अगर देखा जाए तो यूट्रस को हम लोग कोख भी बोलते हैं, वाम्ब, कोख, जिसके अंदर बच्चे का निर्माण होता है। यूट्रस के अंदर ही तो निर्माण होता है, गर्भाशय के अंदर ही निर्माण होता है। तो गर्भाशय की अगर मैं बात करूं तो गर्भाशय के 3 लेयर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, एक सबसे बाहर वाला, एक मध्य वाला, एक अंदर वाला, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो सबसे बाहर वाले को क्या हम बोलते हैं बच्चों? सबसे बाहर जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, ठीक है। या इसको कहते हैं बाह्य गर्भाशयी स्तर। बाह्य गर्भाशयी स्तर, ओके। इसके बाद इसके अंदर वाला जिसको मध्य बोलते हैं हम लोग, तो इसको कहेंगे मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, इसको हम लोग कहते हैं मध्य गर्भाशयी स्तर। और बच्चों ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग, इसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोमेट्रियम। इसको हम लोग कहते हैं अंतः गर्भाशयी स्तर, ओके। फिर नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ एक भाग होता है, छोटा सा चौड़ा सा भाग होता है, इसे हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। सर्विक्स बोलते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको कहते हैं ग्रीवा, ठीक है। और सर्विक्स के नीचे बच्चों यहाँ पे होता है वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना, या इसको हम लोग बोलते हैं योनि, ओके। तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है? सिस्टम है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं? आर्गन्स हैं, और उन सभी आर्गन्स का प्लेस मैंने बताया। अगर मैं यूट्रस को डिटेल में थोड़ा सा और बताऊं तो बच्चों, अगर यूट्रस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे यूट्रस को मैं ऐसे बता देता हूं। ये यूट्रस समझिए, ठीक है। यूट्रस का ये सबसे, जैसे पेट वाला हिस्सा है ना, तो पेट वाले हिस्से के नीचे जब पेट को हम फाड़ेंगे, ऊपर से डिसेक्ट करेंगे, तो इसके जस्ट नीचे जो यूट्रस का पार्ट आता है वो बाहर वाला होता है। तो इसको हम चूंकि कहेंगे पतली झिल्ली की बनी होती है, पतली झिल्ली होती है, तो इसको कहते हैं हम लोग सबसे बाहर बाह्य। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, एक बार और लिख देता हूँ, बाह्य स्तर। ये यूट्रस का है, गर्भाशय का स्तर है। ये क्या होता है? पतला होता है। इसके अंदर जब आएंगे तो ये अंदर वाला अंतः है, और इसके बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये चूंकि मोटा होता है, इसे कहते हैं हम लोग मध्य। क्या कहते हैं? मध्य स्तर कहते हैं, मोटा होता है। और अंदर वाला ये जो आएगा, ये ग्लैंड युक्त होता है बच्चों। इसके अंदर क्या पावर होती है बताते हैं, इसको कहते हैं अंतः स्तर। क्या कहेंगे? अंतः स्तर। तो ध्यान से समझिए, ठीक ना। गर्भाशय के काम क्या हैं? सबसे बाहर वाला जो स्तर होता है, ठीक है, वो पतले लेयर का बना होता है, लेकिन जो मध्य वाला स्तर होता है वो काफ़ी मोटा होता है, और उसमें संकुचन की पावर होती है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है।
रिलैक्सिन का नाम सुने होंगे आप लोग, रिलैक्सिन यूट्रस से भी निकलता है। वो क्या करता है, इसी स्तर में क्या करता है, सिकुड़ाव लाता है। तो जब ये ऐसे सिकुड़ता है तो बच्चे को आगे की तरफ पुश किया जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि बताइए संकुचनशील स्तर कौन है गर्भाशय का, तो बताइएगा मध्य स्तर। ठीक है, और इसका क्या काम है, अंत स्तर से, इसी स्तर से तो बच्चा क्या होता है, अपने नाभि रज्जु द्वारा जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है, इसी से तो सब कुछ भोजन मिलता है। और इसीलिए इसको कहते हैं ग्लैंडुलर पार्ट, ग्रंथिल भाग। क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर पार्ट या ग्रंथिल भाग। और इसकी एक बात और जान लीजिए, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर मासिक धर्म में यही वाला भाग क्या होता है, सेड आउट होता है, ब्लड के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में क्या होता है, योनि द्वारा बाहर आता है। पुनः समझिए, पूछा जाता है कि मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के किस स्तर में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है या सेड आउट होता है। वह एक बार क्या होता है, ब्रेक होके पूरी तरह से ब्लीड आउट होके बाहर आ जाता है। तो बताइएगा अंतः स्तर। ठीक है, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, यह सर्विक्स होता है, सर्विक्स कैनाल होता है। और यह एक बार जब प्रेगनेंसी हो जाती है फीमेल्स में तो सर्विक्स कैनाल क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं। और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो हार्मोन के प्रभाव में यह सर्वाइकल कैनाल क्या होता है, ओपन होता है। और वजाइना के साथ जुड़कर, ये वजाइना और ये सर्वाइकल कैनाल है, यह वजाइना या सर्वाइकल कैनाल था, वजाइना था, ये दोनों जुड़कर जन्म द्वार का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। समझ में आ रहा है बात? तो एक बार पुनः देख लीजिए सारा डायग्राम, रिपीट करके वीडियो को बार बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारे अंग कहाँ पे हैं। ठीक है, सारे अंगों का काम क्या है। मोटा मोटी बात मैं एक बार पुनः बता दूं आपको कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे इसमें आर्गन्स आते हैं। तो प्राइमरी सेक्स आर्गन में मैंने बताया कि आपका अंडाशय आता है। अंडाशय के अंदर क्या बनता है, जो अंडाशय दिख रहा है ना, ओवरी, ये अंडाशय यूट्रस से किस नली से जुड़ा रहता है, तो मैंने इसका नाम छोड़ दिया, लिख देते हैं। यूट्रस से जिस नली से जुड़ा रहता है इसे हम कहते हैं बच्चों लिगामेंट, लिगामेंट स्नायु। किससे जुड़ा रहता है, लिगामेंट से जुड़ा रहता है। इस ओवरी के अंदर क्या बनता है, अंडजनन प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन के नियंत्रण में एग बनता है। और वह एग इस फिम्बरी द्वारा अंगुली जैसे संरचना से कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है और इस रास्ते से होते हुए पहुंचता है इन्फंडिबुलम कीपक में, कीप जैसा होता है, कुप्पी जैसा होता है, और फिर आगे बढ़ेगा। इसका नाम ओविडक्ट। यहाँ की कहानी क्या है, ओविडक्ट को हम लोग फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं। और बच्चों पूछा जाता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो बेधड़क आप बताइएगा फाइलोपियन ट्यूब में होती है। क्या होती है, फाइलोपियन ट्यूब में। तो इसी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और निषेचन के बाद एक क्या होता है, जाइगोट बनते हुए 6 दिन बाद आके इस यूट्रस के अंतर वाले स्तर से क्या होता है, अटैच हो जाता है और धीरे 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 शिशु का निर्माण होना चालू होता है। तो ये रहा जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बाद से मैं आपको क्या करने वाला हूँ, इस ओवरी के बारे में, अंडाशय की संरचना को हम समझेंगे कि अंडाशय के अंदर अंडा या एग कैसे बनता है, कौन से हार्मोन है जो उसको बनवाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पिछले के जितने भी वीडियो मैंने पोस्ट किए हुए हैं उन सारे वीडियो को क्या करिए, आप लोग देखिए ध्यान से, ताकि आप इससे उसको कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, मेरा प्रयास है कि मैं आप सभी को वो सारे मैटर डिलीवर करूँ जो आपको जानना चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आप ओके बच्चों, एक न्यूज आपके लिए भी है कि हमारे कोचिंग संस्था, जिसका आप नाम जानते हैं देव कोचिंग सेंटर अमैया, में 1 अप्रैल से क्लास 9th और क्लास 11th के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। क्लास 10th और क्लास 12th तो रन कर ही रहा है, क्लास 9th और क्लास 11th ये मैं आपको ऑनलाइन वीडियो दे रहा हूँ। ऑफलाइन मोड में भी हम लोग की क्लासेज चलती हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। तो जो भी क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चे हैं वो 1 अप्रैल से हमारे यहाँ कोचिंग उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेज के। बाकी ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हम आपके सामने ये चैप्टर्स जितने भी बायोलॉजी के हैं वह क्रमवार एक के बाद एक मैं लाता रहूँगा। और एक बात और है कि आप इस वीडियो को केवल देखिए ही नहीं, आप नोट्स भी बनाइए, पेन कापी लेके बैठिए और बढ़िया से इसका नोट्स बनाइए। बच्चों कुछ बच नहीं रहा है इसमें आपके लिए, हर एक प्रकार की चीज़ों को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। ये फुल आपका कह सकते हैं कि एक वीडियो है जो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बना हुआ है। ठीक है, अधिक बच्चों को जानकारी के लिए आपके जो मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनको भी शेयर करिए वीडियो, ताकि
वो भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए, हमें देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है अंडाशय की संरचना। थैंक यू।